हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम समझेंगे कक्षा 8वीं की विषय हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट। और ये आप माह देख सकते हैं, माह फरवरी है। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न है, कुंडलिया छंद की विशेषता लिखिए या बताइए। गिरधर की कुंडलिया पाठ से एक पद भी लिखना है। ठीक है, यानी कि पहले तो विशेषता बतानी है, कुंडलिया छंद की विशेषता क्या होती है, और गिरधर की कुंडलिया पाठ से एक पद भी लिखना है। तो देखते हैं इस आंसर को। तो ये देखिए आंसर इसका ये रहा, दोहा और रोला से मिलकर कुंडलिया छंद बनता है। इसमें दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है, तथा कुंडलिया जिस शब्द से प्रारंभ होती है उसी शब्द से वह समाप्त होती है। ठीक है, और गिरधर की कुंडलिया से एक पद, ये मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। ये यहाँ पर देखिए, क गिरधर कविराय, अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निस दिन चारी, रहत सब ही के दौलत। ठीक है, ये आपका एक पद हो गया गिरधर की कुंडलिया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर लिखिए। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को। फिर आगे भी वो लाइन है इसमें, ना इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, ना इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे, रहे इंसान चुप कैसे किचराणाघात सहकर सब जब, उमड़ उड़ती धरा पर धूल जो लाचार सोई है। ठीक है, ये इतनी आपको लाइनें आई है, 2 लाइन उधर है। और पहला प्रश्न क्या पूछा है, यह पंक्तियाँ भाषा भारती कक्षा 8 के किस पाठ से ली गई है। ठीक है, तो इसको देखना है। और उसके बाद अभी इस आंसर को पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये पंक्तियाँ यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोइए पाठ से ली गई है। ठीक है, और अगला प्रश्न उसमें जो है वो यही लिखा हुआ है, पुरुषत्व एवं नारीत्व में प्रयोग किए गए त्व प्रत्यय शब्दांश की तरह से 2 नए शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे पुरुषत्व नारीत्व हो गया, उसी प्रकार घनत्व और अपनत्व। तो देखिए, दूध का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, ये हमने वाक्यों में प्रयोग कर दिया। और अगला हमारा हो जाएगा, ये देखिए दूसरा वाला, अपनत्व क्या है कि परिवार और मित्रों में अपनत्व का भाव ज़्यादा होता है, यानी कि परिवार और मित्रों में आपस में अपनत्व का भाव ज़्यादा होता है। अब अगला प्रश्न है, ये तो अभी आपको बता दिया मैंने, उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। जो अभी हमने पंक्तियाँ देखी उनकी व्याख्या करनी है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर ये भावार्थ मैंने बता दिया। कवि कहते हैं कि वैसे तो भारत ने सदा ही जग को शांति का संदेश दिया है, अहिंसा का उपदेश दिया है, परंतु अहिंसा का मतलब कायरता नहीं होता, और इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि भारत के लोग गलत होता देखकर भी अपनी वीरता का त्याग कर देंगे तथा नारी जाति पर हुए अपमान को सह लेंगे। कोई भी इंसान इस प्रकार का अपमान देखकर चुप नहीं रह सकता है। इस धरती पर मौजूद जो धूल है उसमें भी आवेश आ सकता है। जो अभी शांत है, ये कभी मत समझना कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। ये अभी हमने जो लाइनें देखी, ये उसका भावार्थ हो गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए आप, हमारे देश में प्रचलित विभिन्न संवत्सरों की सूची बनाई और विक्रम संवत के अनुसार महीनों के नाम लिखने हैं। हमारे देश में बहुत सारे संवत प्रचलित है, पहले तो उनके नाम देखते हैं, फिर विक्रम संवत के अनुसार महीनों के नाम देखते हैं। तो देखते हैं इस आंसर। ये देखिए, हमारे देश में प्रचलित विभिन्न संवत्सर, ईसवी संवत ये तो आप सभी जानते हैं, शक संवत, हिजरी संवत, शालिवाहन संवत, कली संवत। ठीक है, और विक्रम संवत सभी जानते हैं, जो हमारे इसमें सबसे ज़्यादा चलता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ये महीनों के नाम हो गए विक्रम संवत के अनुसार। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न महेश्वर पाठ से है। महेश्वर पाठ के आधार पर नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार महेश्वर के महत्व के बारे में 1 या 2 वाक्य लिखिए। पुरातात्विक महत्व क्या है महेश्वर का, पौराणिक महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो सभी के आंसर मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने पुरातात्विक महत्व यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, पौराणिक महत्व ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए ऐतिहासिक महत्व हो गया, और ये हो गया धार्मिक महत्व। अब मैं आपको फिर से स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा टाइम दे देता हूँ। ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी जो आपकी वर्कशीट मिली है उसमें इनको लिख लें। और ये अगले वाले का, ठीक है, अब इनको मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद छाट के हिंदी में से इनको लिखा है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा ये है, ये भी महेश्वर पाठ से ही है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। प्राचीन काल के से संबंधित को क्या बोलते हैं, धर्म संबंधित को क्या बोलते हैं, संस्कृति से संबंधित क्या बोलते हैं, इतिहास संबंधित क्या बोलते हैं, पुराण संबंधित। जैसे कि धर्म से संबंधित धार्मिक होता है, पौराणिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, ये मैं आपको बता देता हूँ लिखे हुए। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ बता दिए ऊपर सारे, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक। ठीक है,
ये यहाँ तक। फिर ये था अगले प्रश्न का उत्तर, नीचे उत्तर 5वां था। पहले प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्या है हम। ये देखिए प्रश्न, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वा दल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्जर होंगे। इस पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखना है। यानी कि पथ भूल न जाना पथिक कहीं, ठीक है, पथ में कांटे तो होंगे, इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए भावार्थ आपके सामने। कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि हे पथिक, तुम अपने मार्ग को भूल मत जाना। लक्ष्य प्राप्त करने में अनेक बाधाएं आती है। बहुत सी सुंदर एवं लुभावने दृश्य तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें इनके बहकाव में नहीं आना चाहिए और तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ये जो है पूरा उसका भावार्थ है, ठीक है, पथिक भूल ना जाना का। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए अगला प्रश्न है हमारा, किन्हीं 10 प्रमुख योग आसनों की सूची बनाइए और किसी एक आसन के बारे में विस्तार से लिखिए। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न को। तो पहले तो 10 योगासन के नाम पूछे थे, तो ये रहे स्वस्तिकासन, गौमुखासन, गौरक्षासन, अर्धमत्येन्द्रासन, योग मुद्रासन, शंखासन, सर्वांगासन, सिंहासन, भद्रासन, मयूरासन। ठीक है, ये सारे आसन हो गए। अब एक आसन का हम वर्णन कर रहे हैं, गौमुखासन का। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो ये देखिए गौमुखासन में क्या करते हैं, दोनों पैर सामने फैलाकर बैठें, बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, हाथ को पकड़िए, गर्दन और कमर सीधी रहे और एक ओर से लगभग 1 मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर से इसी प्रकार करें, यानी कि दोनों तरफ से करना है। ठीक है, गौमुखासन का चित्र आप गूगल पर सर्च करके देख लेना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी। वर्णमाला को स्वयं उच्चारण करके देखो एवं निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर उन्हें लिखने का प्रयास करिए। ऐसे वर्ण जो मूर्धा के आधार पर बोले जाते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ण जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण जो दांत और होठों की सहायता से बोले जाते हैं, और ऐसे वर्ण जो तालू की सहायता से बोले जाते हैं। ये इतने प्रकार के आपको लिखने हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। तो ये सारे लिखे हुए हैं मूर्धा के आधार पर, ट ठ ड ढ़ ण, है ना, होठों की सहायता से प फ ब, दांत और होठों की सहायता से त ध ध न, तालु की सहायता से च छ ज झ य, कंठी से क ख ग घ। ठीक है, ये सारे जो हैं ये आपको लिख लेने हैं। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट कार्य। तो इसमें अनेक प्रश्न हैं। तो देखिए, कोरोना महामारी में लॉकडाउन लगने की सूचना आपको सबसे पहले किस माध्यम से मिली थी? तो कहाँ से मिली थी? आपको टीवी से मिली थी। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था, तो टीवी से मिली थी। ठीक है, इसमें टीवी आ जाएगा कि टीवी से मिली थी। अब अगले प्रश्न क्या है, लॉकडाउन से क्या से है? लॉकडाउन लगने की सूचना प्राप्त होने पर आपके परिवार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? ठीक है, पहले इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, ये इसका आंसर है, लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी भी आपदा या महामारी के बाद लागू की जाती है। जिस क्षेत्र में लॉकडाउन किया जाता है उस क्षेत्र के लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें सिर्फ दवा और खाने पीने ऐसी ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी के लिए बाहर जाने की इजाज़त मिलती है। इस दौरान वे बैंक से पैसे निकालने भी जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ लॉकडाउन का मतलब, जैसे तालाबंदी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या क्या परेशानी हुई? तो ये देखिए, लॉकडाउन की सूचना मिलते ही हमारे परिवार के अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घर में पर्याप्त राशन की कमी थी और दूध और सब्जी की भी कमी थी। बमुश्किल सारी मूलभूत सामग्री को जुटाना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, लॉकडाउन में आपके परिवार में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई और उसका समाधान कैसे हुआ? पता करके लिखिए। सबसे बड़ी समस्या यही, आर्थिक कमी। ये देखिए, लॉकडाउन के दौरान हमारे परिवार को सबसे ज़्यादा खाद्य सामग्री की समस्या से गुजरना पड़ा। दूध और दवाई की समस्या भी आई। मास्क की भी कमी थी, क्योंकि बाहर जाने के लिए मास्क चाहिए, मास्क थे नहीं उतने। अचानक से काम धंधा बंद होने से आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ा। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब एक ये है कि लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद आपकी दिनचर्या में क्या अंतर आया, इस आंसर को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। लॉकडाउन के दौरान तो पूरा समय घर पर बीता था, काम धंधा भी बंद हो गया था, इस वजह से पैसे की इनकम भी समाप्त हो गई थी। लॉकडाउन के बाद कुछ चीज़ों की आदत हो गई, जैसे मास्क पहन कर ही जाना है, पैसे की बचत शुरू की, घूमने फिरने की आदत चली गई, स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगे। ठीक है, अब एक प्रश्न है कि कोरोना महामारी में भी आपने कौन सा नया कौशल सीखा? तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन पर हमने घर में संगीत सीखा, म्यूजिक सीखा, ठीक है, नृत्य सीखा, कोई सी भी एक बात आप बता सकते हैं। ठीक है, भोजन बनाने की कला सीखी, कोई भी बात इसमें लिख सकते हैं। ठीक है,
अब आगे है ये शब्द पहेली है, भरी हुई है ऑलरेडी, आप इसको भर लेना, ठीक है। और इसमें जो है शब्द भी ये इनके आधार पर बनना रहता है। मांगने वाले को क्या बोलते हैं, तो भिखारी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या, जैसे भिखारी तो भी खा, ये खा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरी ये भरी हुई है, आप इसको भर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।